वो उसी आधार पे पढ़ा। अब देखिए कि वर्णमाला में जो मूल रूप से हम जिन स्वरों और व्यंजनों का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर इससे पहली क्लास में आपने पूरे स्वरों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन स्वरों में उच्चारण स्थान के आधार पे और जीवा की क्रियाशीलता के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे किस किस प्रकार से स्वरों का जो विभाजन है वो किया गया है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब स्वरों के बाद में जो दूसरा स्थान है जिनसे वर्णमाला का निर्माण होता है वो है व्यंजन। अब देखिए व्यंजन सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले अपन ने स्वरों का अध्ययन किया तो जो मुख से जो ध्वनि निकलती है और निकलने वाली जो ध्वनि है वो निर्बाध रूप से बाहर निकलती है और मुख विवर में कहीं भी कोई रुकावट, कोई अवरोध नहीं होता। वह जो ध्वनि है वह स्वर कहलाती है। और ठीक उसी प्रकार से जैसा आपके सामने है व्यंजन, जिन ध्वनियों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर निकल के मुख विवर में कहीं न कहीं अवरोध के साथ बाहर निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हवा तो मुख से बाहर निकलेगी, लेकिन मुख विवर में कहीं ना कहीं जब अवरोध होगा या मुख विवर में कहीं ना कहीं उच्चारण करते समय हवा जब फेफड़ों से बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं टकराएगी और जैसे ही अवरोध उत्पन्न होगा तो वह व्यंजन के अंतर्गत ध्वनि मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वर हो चाहे व्यंजन हो, मुख विवर में हवा जब निकलती है तो निर्बाध रूप से निकलेगी तो वह स्वर कहलाएगी और कहीं ना कहीं अवरोध आएगा तो वह निश्चित रूप से व्यंजन बन जाएगा। अब हिंदी वर्णमाला में जैसे स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, ठीक उसी प्रकार से मूल जो व्यंजन है उनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। अब ये जो 33 व्यंजन है इनके भी अलग अलग कई प्रकार से विभाजन किए गए हैं। तो सबसे पहले जो मोटे रूप से जो विभाजन है वो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जैसा आपके सामने प्रस्तुत है, यहाँ कै वर्ग से लेकर के मैं तक, कै वर्ग से लेकर के पै तक, ये 5 वर्ग होते हैं। वर्णमाला में वर्ग कितने हैं? 5। अब यहाँ देखिए जो मैं तक है, यहाँ तक 5 वर्गों में 5 जो वर्ग हैं इनमें सबसे पहले कैसे लेकर के मैं तक ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इनका उच्चारण करते समय मुख विवर में कहीं ना कहीं हवा जो फेफड़ों से बाहर निकलेगी तो किसी न किसी वाग यंत्र का स्पर्श होगा, हवा का स्पर्श होगा। इसलिए कैसे लेकर के मैं तक के 25 जो वर्ण हैं, ये 25 वर्ण स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं, यानी कि मुख विवर में हवा कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। इसके पश्चात जो अंतस्थ वर्ण है, य, रे, ले, वे, ये अंतस्थ वर्ण हमारे मुख विवर में न तो स्वरों के मध्य है और न व्यंजनों के मध्य, दोनों के बीच की स्थिति है, बीच में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है कि अंतस्थ वर्ण य, रे, ले, वे, ये अंतस्थ वर्ण मध्य में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके पश्चात श, श, से और है, ये ऊष्म व्यंजन है। जैसा विभाजन आपको बताया गया कि इनके उच्चारण में सबसे ज़्यादा मुख से ऊष्मा का प्रवाह निकलता है या सबसे ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के व्यंजनों का जो मोटा विभाजन है वो विभाजन है कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन, येरे लेवे अंतस्थ व्यंजन और श, से, है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए आपके सामने ये जो वर्गीकरण किया गया है वो इसी वैज्ञानिक आधार पे किया गया है कि कैसे मैं तक के व्यंजनों का उच्चारण जब भी किया जाएगा मुख विवर से तो वहाँ निश्चित रूप से मुख के अंतर्गत जो हमारा वाग यंत्र है उसमें हवा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी यंत्र से जरूर टकराएगी और यहाँ टकराने के पश्चात हमको पता लगेगा
कि ये सारे वर्ण अंतस्थ स्पर्श व्यंजन थे। य, रे, ले, वे, इनका उच्चारण जब करेंगे तो हमें निश्चित रूप से लगेगा कि ये जो वर्ण है ये अंतस्थ वर्ण है। और से, शे, से, है, ये जो चारों वर्ण हैं ये ऊष्मा का प्रवाह ज़्यादा होने के कारण ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे सामने व्यंजनों का जो वर्गीकरण यहाँ से शुरू होता है, ये वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान के आधार पे और उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के आधार पे, हमारे मुख में कितना घर्षण होता है, कितना नाद उत्पन्न होता है, उसके आधार पे, हमारी प्राण वायु का कितना प्रयोग होता है, अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पे व्यंजनों के अलग अलग वर्गीकरण किए गए। अब दूसरा जो विभाजन है व्यंजन का, नेक्स्ट, दूसरा जो विभाजन है वो इस आधार पे, स्लाइड नेक्स्ट करना, स्पर्श व्यंजन के बारे में, कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से बोले जाते हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर के मै तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए पूरे वर्ग आपके सामने, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये जो पूरे वर्ग हैं ये पूरे 25 वर्ग हैं, 25 वर्ण है। अब 5 वर्गों में जो 25 वर्ण है वो पूरे के पूरे इसी आधार पे वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किए गए। अब वर्गों के अलावा जो अंतस्थ वर्ण है, नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न होता है और ऊष्मा का संचार उसमें ज्यादा होता है, ज्यादा ऊष्मा का संचार होने के कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इनमें देखिए से तालव्य, शे मूर्धा, से दंत, है कंठ है, और ऊष्मा का क्योंकि संयुक्त व्यंजन भी है, क्षय, त्रय, गे, श्रय, दो वर्णों के मेल से बने होने के कारण इनके उच्चारण में भी प्राण वायु का प्रयोग ज्यादा लगता है, इसलिए इन्हें भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, या यूं कहें कि ऊष्मा का ज्यादा संचार होने के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके मुख्य रूप से दो आधार हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान के आधार पे, और स्थान में हमारे जैसे मुख विवर में जो भी सारे स्थान बने हुए उच्चारण स्थान जो है वो सारे स्थान आएंगे। इसमें कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, जिह्वा है, ये हमारे उच्चारण स्थान है। मुख में उच्चारण हमारा जो वाग यंत्र है उसके ये सारे तंत्र हैं, होठ है, दांत है, मूर्धा है, कोमल तालु है। इनके आधार पे जब वर्गीकरण किया जाएगा वो तो होगा स्थान के आधार पे। इसके पश्चात जो हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न में बोलने का जो प्रयत्न है और हमारी प्राणवायु का जो प्रयत्न है उसके आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले स्थान के आधार पे। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान। अब देखिए हमारे मुख विवर में जो उच्चारण स्थान है उनके आधार पे जब सब पहली लाइन है कै, खे, गे, घे, अंग, ए, आ, अंग, एह और है, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ वर्ग के समस्त वर्ण तथा स्वरों में ए और आ, अनुस्वार अंग, विसर्ग एह और ऊष्म वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ माना गया है। उच्चारण जब हम करके देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कंठ से निकलने वाले यही वर्ण हैं जिनको कंठे कहा जाता है। कै वर्ग के सारे वर्ण तथा स्वर ए, आ, अनुस्वार अंग, विसर्ग एह और कंठ वर्ण है जो ऊष्म के अंतर्गत भी माना जाता है, ये सारे उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ माने जाते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात तालव्य व्यंजन।
उच्चारण स्थान के आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण तालु के द्वारा होता है, अर्थात जिह्वा तालु का स्पर्श करती है या जिह्वा का कटोरा बनकर के हवा का घवर तालु की तरफ जाता है, वे तालव्य कहे जाते हैं। तालव्य वर्णों में च, छ, ज, झ, य, ई, य, स, ये वर्ण तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय तालु जो स्थान है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात उच्चारण स्थान तीसरा जो है वो मूर्धा माना गया है। मूर्धा हमारे ऊपर वाले दांतों से थोड़ा सा ऊपर जो खुरदरा हिस्सा है, यहाँ का जो हिस्सा है ये माना गया है। यहाँ जीभ का जो स्पर्श होता है उसके पश्चात जो मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं, जिनमें ट, ठ, ड, ढ, ण, री, रे, श, श मूर्धा, श में जीभ की जो नोक है वो मूर्धा के टच करेगी, यहाँ टच करेगी। अब यहाँ टच करेगी तो फिर श में हवा का झीना पर्दा बनेगा जो उसको जीवा को टच नहीं होने देगा, लेकिन मूर्धा का जो हिस्सा है वो उसकी तरफ इशारा होगा। इसलिए ट, ठ, ड, ढ, ण, री, रे और श ये मूर्धा वर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात आता है उच्चारण स्थान दंत। अब देखिए हमारे दांतों से भी वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे हमारे दांत यहाँ हैं, दोनों दांतों के मध्य, दोनों दांतों की जब जीवा यूं चिपकती, जैसे आपने उच्चारण किया तय, तो तय में हमारी जीभ दोनों दांतों के जाके यूं सटा जाएगी। तय का उच्चारण करेंगे तो जीवा जैसे यूं चिपकती है तो तय, थ, द, ध, न। इसके अलावा ल और स, ये जो उच्चारण है ये दंते के अंतर्गत माने जाते हैं। त, थ, ध, ध, न और ल और दंत से, ये वर्ण जो हैं वो दांत से बोले जाने के कारण दंते कहे जाते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात आता है उच्चारण स्थान ओष्ठ अर्थात होठ। हम जो भी कुछ बोलते हैं, ये देखिए हमारे जैसे दोनों होठ हैं, दोनों होठों के योग से, दोनों होठों के चिपकने से, दोनों होठों के संसर्ग होने से जो वर्ण बोला जाता है उसे हम ओष्ठ कहते हैं। जैसे पै बोलेंगे तो पै में दोनों होठ चिपक रहे हैं, अगर दोनों होठ काट दिए जाएं तो पै वर्ग की लाइन नहीं बोली जा सकती। इसका तात्पर्य क्या है कि पै वर्ग को बोलते समय हम दोनों होठों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे ओष्ठ कहा जाता है। और पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मैं, ये जो सारे वर्ण हैं ये ओष्ठ के कारण बोले जाने के कारण ओष्ठ कहे जाते हैं। इसके पश्चात आता है नासिक्य। नासिक्य का मतलब देखिए नासिका है, हमारा नासिका का जो द्वार है, यहाँ से श्वास वायु बाहर निकलती है, प्राणवायु बाहर निकलती है। प्राणवायु के दो रास्ते, एक तो मुख से निकलेगी और एक नाक से निकलेगी। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है वो मुख से निकलती है वो तो निर्नुनासिक होते हैं, या उनमें नासिक के वो वर्ण जो हैं वो नहीं आते। लेकिन वर्णमाला में जो 5 हमारे जो नासिक के वर्ण हैं, 5 जो नासिक के वर्ण हैं, ये सारे नासिक के वर्ण नासिका के द्वारा भी बोले जाते हैं। इनमें जब उच्चारण होगा तो हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलेगी, जिनमें ङ, य, ण, न, म, ये 5 वर्ण हैं जिनमें जो हवा का जो प्रवाह है वो मुख और नाक दोनों के आधार पर प्रवाहित होता है। तो इनका उच्चारण करेंगे तो हवा क्या है, जैसे आप गे बोलेंगे तो नाक को पकड़ के देखेंगे तो फिर उसमें हवा पूरी बाहर नहीं आ पाएगी, इसलिए इनको नासिक के वर्ण कहा गया है। नेक्स्ट, अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पे कै से लेकर के मैं तक और हमारे जो नासिक के वर्ण है ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब फिर जो बच गए ये, रे, ले, वे,
येरे लेवे जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन से तात्पर्य जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दंत, ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है लेकिन कहीं भी स्पर्श नहीं होता, अर्थात ये अंतः स्थित हैं, इन सब के अंदर या परस्पर सटाने से तो उच्चारण होगा लेकिन कहीं भी मुख विवर में कोई स्पर्श नहीं होता, ये स्पर्श नहीं करते। इन वर्णों का उच्चारण न तो पूर्ण स्वर की तरह होता है और न ही व्यंजन की तरह होता है, अतः इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर अर्थात ये न तो स्वर है और न व्यंजन है, और उच्चारण इनका जीभ से, तालु से, दांत से, ओष्ठ से परस्पर सटाने से होता है। ऐसा होने के कारण ये कहीं भी किसी मुख विवर में किसी वाग यंत्र को स्पर्श नहीं करते, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, ये, रे, ले और व। ये चारों जो अंतस्थ वर्ण है ये इसके अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण हम हमारे वाग यंत्र से करते हैं, लेकिन उच्चारण में कहीं भी इनका स्पर्श वाग यंत्र में किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं होता, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये न तो स्वरों में गिनती होती है इनकी और ना व्यंजन में गिनती होती है। नेक्स्ट, अब अगला जो वर्गीकरण है वो सबसे वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जिसको प्रयत्न के आधार पे पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अब देखिए, हम एक तो उच्चारण स्थान, हमारे मुख में जितने भी उच्चारण स्थान है उनके आधार पे वर्णों को बोलते हैं। दूसरा, हम किस किस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न का मतलब प्रयास से है, चाहे वह घर्षण का हो, चाहे वह प्राणवायु का हो, किसी भी प्रकार का हो, या फिर स्पर्श का हो। तो प्रयत्न के आधार पे सबसे पहले व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन से तात्पर्य फेफड़ों से निकली हुई हवा जब मुख में वाग यंत्र को स्पर्श करती हुई निकलती है, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वाग यंत्र में जैसे ही हवा निकलेगी तो मुख में कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी वाग यंत्र में किसी न किसी अंग का स्पर्श होगा। स्पर्श होगा तो वे सारे व्यंजन जहां मुख में हवा निकलने पर वाग यंत्र को स्पर्श करती है, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क वर्ग के 4 अक्षर कै, ख, गे, घ, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग के त, थ, द, ध, प वर्ग प, फ, ब, भ, अर्थात 16 जो वर्ण हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 16। इनमें हवा फेफड़ों से निकल करके वाग्यंत्र को स्पर्श करती हुई बाहर जाती है, इसलिए इनको स्पर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात आते हैं संघर्षी व्यंजन। अब देखिए, संघर्षी में जैसा आपने यहाँ इनका उच्चारण करते समय समझा कि इनमें सबसे ज़्यादा घर्षण होता है। ऊष्म व्यंजन इनको पहले से कहते हैं क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह सबसे ज़्यादा है, प्राणवायु का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो यहाँ जब दो उच्चारण अवयव निकट आकर के आने से मार्ग क्या होगा, छोटा हो जाएगा। दो उच्चारण अवयव निकट आने से मार्ग छोटा हो जाएगा तथा वायु घर्षण करके बाहर निकलेगी और ऊष्मा का ज़्यादा प्रवाह होगा, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते, अर्थात जिनके बोलने में सबसे ज़्यादा संघर्ष हो, सबसे ज़्यादा घर्षण हो। घर्षण होने के कारण इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें श, श, स और है, अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और कंठ है। ये संघर्षी व्यंजन है जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करके बाहर निकलती है। नेक्स्ट, इसके पश्चात देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन आते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में उच्चारण में अधिक समय लगता है तथा उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता है, अर्थात इसमें स्पर्श भी होगा और घर्षण भी होगा। ऐसे वर्ण जो
उच्चारण में अधिक समय लगाते हैं, जिनमें स्पर्श भी होता है अर्थात जिनमें घर्षण भी होता है, ये सारे जो वर्ण हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते। वर्णमाला में च वर्ग के जो 4 वर्ण हैं वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, जिनमें च, छ, ज, झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जो वर्णमाला में च वर्ग में शामिल है। च वर्ग के जो व्यंजन है चारों, इसको बोलने के समय हमारे मुख में स्पर्श तो तालव्य का होता ही है, घर्षण जब इनका उच्चारण करते हैं तो सबसे ज्यादा संघर्षी होता है च, छ, ज, झ, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इसके पश्चात देखिए कि हमारे जो पूरे जो 5 वर्ग हैं उसमें से एक वर्ग जो स्पर्श संघर्षी च वर्ग अलग हो गया, क से लेकर के पै तक 4 वर्ग संघर्षी हो गए। फिर इनके जो पंचम वर्ण बचते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, वे नासिक के व्यंजन हैं, जिनके उच्चारण में हवा का प्रवाह है वो नाक द्वारा ज्यादा होगा और हर वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के वर्ण कहलाता है। अर्थात नासिक के वर्ण में नासिका से हवा का प्रवाह निकलेगा और मुख की बनिस्पत ज्यादा निकलेगा, इसलिए इनको नासिक के वर्ण कहा जाता है। नासिक के वर्णों की संख्या 5 मानी गई है, जिसमें हर प्रथम वर्ग का सबसे अंतिम अक्षर है अंग, य, ण, न, म, ये 5 नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है उसमें य और र को तो अर्ध स्वर कहा जाता है, लेकिन जो ल है उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्व से तात्पर्य है बगल, अर्थात जब ल का उच्चारण किया जाता है तो वायु जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकलती है। अर्थात जीवा का जैसे ऊपर नोक करके हिस्सा उठेगा, जैसे देखिए यहाँ हमारा मुख विवर है, मुख विवर में ये क्योंकि लय जो वर्ण है वो दंत माना गया है, लय बोलेंगे तो ऊपर वाले दांतों के यहाँ पर जीवा की नोक ऐसे चिपकेगी, ऐसे लय, जीभ यहाँ पड़िए, जीभ ऐसे उठ करके यहाँ चली जाएगी और इसके जो दोनों हिस्से, जीभ का जो दोनों भाग है, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, दोनों हिस्सों से लय जीभ की हवा पार्श्व यानी बगल, दोनों बगलों से जब हवा निकलती है तो उसे बगल कहते हैं, पार्श्व कहते हैं। तो लय एक ऐसा वर्ण है जिसमें जीभ के दोनों हिस्सों से, इधर से और इधर से, बगलों से हवा निकलने के कारण इसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। लय जो है वो अकेला पूरी वर्णमाला में पार्श्विक वर्ण है। पार्श्व का मतलब बगल, जिसमें वायु जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकलती हो, ऐसा वर्ण पार्श्विक लय वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर इसके पश्चात आता है रे। रे को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा 2 या 2 से अधिक बार कंपन करती है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं और इसे लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे आप यहाँ रे को बोल रहे हैं, उच्चारण स्थान में आप देखेंगे जैसे रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अब रे बोलेंगे तो रे बोलते हुए हमारी जीभ कंपन कर रही है, ऐसे कंपन कर रही है, रे, जीभ मूर्धा के पास जाएगी और ऐसे लुढ़कती हुई बोलेगी रे, ऐसे लुढ़क रे, और इसके साथ ही जीभ में कंपन हो रहा है, जीभ का जो हिस्सा है वो कंपन करता है रे, तो कंपन करने के कारण इसको प्रकंपित कहा गया और थोड़ा सा जीभ लुढ़कती है इसलिए इसको लुंठित कहा जाता है। अर्थात रे एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में वर्णमाला में हमारी जीभ मूर्धा के पास जाएगी और मूर्धा के पास जाकर के थोड़ी सी कंपन करेगी, इसलिए इसको प्रकंपित कहा जाता है। अर्थात वह वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ को कंपित किया जाता हो वह रे वर्ण कहलाता है और इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं, जो लुढ़कता हुआ नीचे आता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात वर्णमाला के 2 महत्वपूर्ण वर्ण हैं जिनको उत्क्षिप्त वर्ण व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त से तात्पर्य है फेंका हुआ, अर्थात
जिनके उच्चारण में जीवा झटके से नीचे गिरती है, ऐसे लगता है जैसे जीभ को किसी ने फेंका हो। अब जीभ क्या है कि लुढ़कती हुई नीचे आती है, जैसे लगता है जैसे झटाक से शीघ्र गति से जीभ को किसी ने फेंका हो। इनके उच्चारण में क्या होगा, जैसे आप ड और ढ बोलेंगे, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। ड और ढ, जहाँ से ट ठ ड ढ न बोला गया, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। अब यहाँ से जैसे ड और ढ, ड ढ दोनों में क्या होगा, जीभ एकदम से ऐसे लगे जैसे फेंका है जीभ। यहाँ मूर्धा के पास जीभ आएगी। र में तो सिर्फ कंपन होता है, जीभ में ऐसे कंपन हुआ। ड में ड झटके से नीचे गई, ढ इसमें भी झटके से नीचे गई। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ झटके के साथ नीचे लुढ़कती है वे उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, अर्थात जिनको ऐसे लगा जैसे फेंका गया। और ये जो वर्ण है इनमें जीभ को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, सबसे ज़्यादा जीभ को प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए इनको ताड़न जात भी कहते हैं। इन वर्णों को क्या कहेंगे, ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में जीवा नीचे झटके से गिरती है, ऐसा लगता है कि जिनको में इनको फेंका गया है जीभ को, इसलिए ऐसे वर्णों को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, अर्थात इनको ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं, जो जीभ को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, सबसे ज़्यादा जीभ को ताड़ित करते हैं, जिसमें जीभ को सबसे ज़्यादा कष्ट का अनुभव होता है। ड और ढ तुरंत प्रभाव से जीभ यूं लुढ़कती हुई नीचे आती है। नेक्स्ट, इसके पश्चात देखिए अगला जो विभाजन है वो है संघर्षहीन व्यंजन, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष बिल्कुल नहीं होता वे पूर्ण रूप से संघर्षहीन है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के हमारे मुख से बाहर निकल जाएगी, और ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ऐसे वर्ण वे दो वर्ण हैं, य और व, दोनों ही संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में क्या होगा कि हवा मुख में कहीं किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं करेगी, वाग यंत्र में कहीं कोई टकराव नहीं होगा, कहीं कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, ये निर्बाध रूप से सहज भाव से मुख से उच्चरित होंगे, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। और इनके उच्चारण में हवा किसी प्रकार का कोई घर्षण, कोई संघर्ष नहीं करेगी। संघर्षहीन व्यंजन य और व ये दोनों माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो था हमारा जो वर्गीकरण है वो प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न हम किस किस प्रकार का कैसे कैसे करते हैं, संघर्ष का करते हैं, स्पर्श का करते हैं, स्पर्श संघर्ष का करते हैं, कंपन का करते हैं, ताड़न जात का करते हैं, बिना संघर्ष के वर्ण है। अब अगला जो पड़ाव है वर्णों का वो है कंपन के आधार पे। कंपन का मतलब क्या है, घोष होने से है, नाद होने से है, उसमें उत्पन्न आवाज के आधार पे कि कितना कंपन हुआ, कितना अधिक हुआ, कितना कम हुआ। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण तथा कंपन होता है वे घोष या सघोष कहलाते हैं। कंपन के आधार पे कि जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण होता है तथा कंपन होता है वे कौन से होते हैं, सघोष होते हैं। यहाँ देखिए कि सघोष वर्ण, यहाँ ये वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। यहाँ क्या होगा कि जैसे वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्गों का पांचवा, चौथा और तीसरा, ये सघोष है। अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में घर्षण होता है, कंपन होता है। जैसे आप करेंगे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न। वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। तो फिर पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये अघोष कहलाते हैं। वर्ण पहला और दूसरा अघोष कहलाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाते हैं। और इनके साथ ही क्या होता है, जो सघोष हैं, यहाँ देखिए य, र, ल, व, इनका भी जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सारे सघोष हैं। तो ये रे ल व और सारे जो स्वर हैं, ये रे ल व सारे स्वर
सघोष होते हैं। जैसा आपको बताया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण और कंपन होता है वे वर्गों के जिनमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यरे, लय और सारे स्वर सघोष होते हैं। अर्थात स्वरों की पूरी 11 संख्या, यरे, लय और तीसरा, चौथा, पांचवा ये कंपन के आधार पर सघोष कहे जाते हैं। नेक्स्ट, इसके पश्चात आता है अघोष, जिनमें घर्षण नहीं होता। जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण की अल्पता रहती है या घर्षण की कमी रहती है उनमें यहाँ देखिए कि जो वर्गों का जो पहला और जो दूसरा अक्षर है ये सारे क्या हैं, अघोष है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो गए। इनके साथ ही उसमें व्यंजन जो है जिनमें श, श, से तीनों से ये क्या है, अघोष कहलाते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है कि जो है ये सघोष माना जाता है। इसमें हमारे जो उसमें व्यंजन है वो अकेला एक ऐसा वर्ण है कि जो सघोष माना जाता है। बाकी सारी जो तीनों श हैं, श, श, से ये अघोष की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जिन वर्णों का पहला और दूसरा वर्ण और श, से तीनों से इनकी संख्या 13 होती है, अर्थात ये अघोष माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो था घर्षण के आधार पे अघोष अघोष। अब आता है श्वास वायु के आधार पे। हम श्वास वायु कितनी लेते हैं स्वरों को बोलने में, व्यंजनों को बोलने में, प्राण वायु का प्रयोग कितना होता है। अल्प प्राण शब्द से जैसा जाहिर है कि जहाँ प्राण वायु की अल्पता होगी अर्थात बोलने में कम प्राण वायु लगेगी वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। इसमें वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यरे, लय और सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इनका जैसे ही आप उच्चारण करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने मुख के आगे हाथ लगा के देखेंगे कै, खे, गे, घे, अंग, चे, छे, जय, झय, ये। तो यहाँ आपके सामने जो दूसरे वर्ण है यहाँ हवा का प्रवाह ज़्यादा है, हवा का फटका लगेगा हाथ के। और वैसे ही जो चौथे वर्ण है इनका उच्चारण भी आप जैसे करेंगे तो इसमें भी हवा का प्रवाह ज़्यादा लगेगा इनके उसमें और दूसरे वर्णों के प्रयोग में, कै, खे, चे, छे। अब यहाँ देखिए इन सबको बोलेंगे जैसे खे, छे, ठे, थे, फे, तो हवा का प्रवाह ज़्यादा है, प्राण वायु का प्रयोग ज़्यादा आता है। तो हम जैसे ही इसका उच्चारण करके देखेंगे तो हमारे सामने दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण के रूप में आएगा, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण के रूप में आएगा। ठीक वैसे जैसे यरे, लय का उच्चारण करेंगे तो ये भी सारे अल्प प्राण के रूप में है और सारे स्वर जो हैं वो अल्प प्राण माने जाते हैं। स्वरों का उच्चारण हम जैसे भी करेंगे तो हमारे सामने ये होगा कि स्वरों के उच्चारण में प्राण वायु की अल्पता का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात नेक्स्ट, महाप्राण। जैसा सबसे जाहिर है कि प्राण वायु की महानता अर्थात अधिकता। महाप्राण से तात्पर्य जहाँ प्राण वायु का प्रयोग ज़्यादा हो, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, श्वास वायु बोलने में ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, वहाँ पर वर्गों का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और फिर सारे ऊष्म वर्ण जिनमें ऊष्मा का प्रयोग तो वैसे भी ज़्यादा है, श, से, है, ये सारे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अर्थात जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्गों का श्वास वायु जिसमें दूसरा पूरा आ गया और वर्गों का ये चौथा वर्ण, और यहाँ जैसे जो हमारे जो उसमें व्यंजन है से, है, इनमें तो प्राण वायु का प्रयोग वैसे भी ज़्यादा है, तो यहाँ दूसरा, चौथा और
पूरे जो उसमें व्यंजन है ये सारे महाप्राण माने जाते हैं। इसलिए वर्णमाला में अल्प प्राण और महाप्राण दोनों व्यंजन प्राण वायु या श्वास बल के आधार पे इनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने जो संपूर्ण विवेचन किया गया वर्णमाला का, उसके ऊपर हम फिर से प्रकाश डालेंगे कि वर्ण विचारों में वर्णों के व्यवस्थित समूह का विवेचन किया जाता है। वर्णमाला में किस प्रकार से वर्णों का वैज्ञानिक अध्ययन होगा उसका विवेचन किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण तो 42 हैं और हिंदी में मूल वर्ण 44 हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन माने जाते हैं। संयुक्ताक्षर हैं, उनकी संख्या 4 है, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। इसके अलावा क्योंकि देखिए 44 और 4 48 वर्ण हो गए, इसके अलावा 2 वर्ण जिनको आप उत्तक्षिप्त वर्ण अभी पढ़ चुके, ड़ और ढ, ये उत्तक्षिप्त वर्ण है 44 और 4 48 और 2 50। इसके अलावा 2 अयोगवाह स्वर है, वर्ण है सॉरी, अयोगवाह में अंग और अ है। ये दोनों ना तो स्वर हैं ना व्यंजन है, अर्थात इनका योग किसी के साथ नहीं है, ना तो स्वरों के साथ है और ना व्यंजनों के साथ है, इसलिए ये अंग और अ है, दोनों अयोगवाही वर्ण माने जाते हैं। अब अयोगवाही होने के कारण इनका योग किसी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ को वहन करते हैं, अर्थ को वहन करने के कारण इनको अयोगवाही कहा गया है। इसलिए वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण है, मूल वर्ण 44, 4 संयुक्ताक्षर 48, 2 उत्तक्षिप्त वर्ण 50 और 2 हमारे जो अयोगवाही वर्ण है अंग अ है, कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो गए। तो ये वर्णमाला का संपूर्ण विवेचन जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। वर्णमाला की इस क्लास में आज आपके लिए इतना ही। आगे का जो अध्ययन है वो हम आगे की क्लासों में करेंगे। थैंक यू।